जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको जैसा पता है छत्तीसगढ़ में जो मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा, उसके जो प्रथम पार्ट है उसमें कम्प्लीटली जीएस आने वाला है। तो जीएस के लिए जो मेरे से हो सकता है महत्वपूर्ण टॉपिकों पर महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो मेरी वीडियो है प्री और मेंस दोनों के लिए है, दोनों के लिए काम आई, क्योंकि आप प्री के लिए अलग जीएस पढ़ेंगे, मेंस के लिए अलग जीएस पढ़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको जीएस पढ़ना है और काफ़ी डिटेल में पढ़ना है कि 300 नंबर आपका प्री में भी कवर हो जाए, फिर जब आप मेंस का एग्जाम दें तो मेंस में भी 200 नंबर आपका वहाँ से कवर हो जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, संविधान का संशोधन। इसके बारे में हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में। तो भाग 20 कौन से भाग में है? भाग नंबर 20 और अनुच्छेद 368 368, ये दोनों बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, छोटे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के 22 भाग है हमारे संविधान में। जो 20वां भाग है वो संविधान में किस प्रकार से संशोधन कर दिया जाए, कुछ चेंजेस कर दिया जाए, उसके बारे में बताता है। और इसके लिए एक आर्टिकल भी दिया गया संविधान में 368, ठीक है, 368। ये दोनों आपको बिल्कुल पहले याद हो जाना चाहिए। बाकी जो मैटर है वो बाद का मैटर, बाकी याद होता है कि नहीं होता वो बाद की बात है। लेकिन भाग 20 संविधान का संशोधन और अनुच्छेद 368, 20 को भी याद रखने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। 20 2 और 0 से मिलकर बना है, मतलब कि 2 यहाँ पे मूलांक हो जाएगा, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों से संविधान संशोधन को पारित करवाना पड़ता है, आगे हम लोग देखेंगे। 2 आप लोग याद रखिएगा, 2 मतलब कि संविधान का संशोधन भाग 20। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि संविधान का संशोधन किस प्रकार से होता है, पूरी चीजें यहाँ पे डिटेल में आप लोग को मैं बता दूंगा। तो पहला जो हमारा पॉइंट है देखते हैं कि संसद के द्वारा। तो संविधान में संशोधन कौन करेगा? संसद करेगी, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों को इस पर कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ एक पॉइंट के अलावा, ठीक है। तो राज्य के विधानमंडल, जो भारत के जो राज्य हैं उनके विधानसभा और विधान परिषद में किसी भी प्रकार का संविधान के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो संसद के द्वारा परिवर्तन और निरसन, इसका मतलब यह है कि संविधान में परिवर्तन, कोई भी चेंजेस, परिवर्तन और निरसन मतलब वहां से हटा देना, कोई भी क्लॉज को हटा सकते हो। तो 3 चीजें याद रखिएगा, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन और निरसन। संविधान में कुछ बढ़ाना, कुछ घटाना, वहां से कुछ भी अलग कर देना या मिटा देना, ये तीनों काम कर सकते हैं संविधान के संशोधन के तहत। कौन करता है? भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर के करेंगे। देखिए, तो संविधान के किसी भी भाग पर संसद परिवर्तन कर सकती है ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। केशवानंद भारती मामला 1973 में एक मामला आया था, जिसमें न्यायपालिका ने, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रक्चर दिया था, मूल ढांचे का स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती मामला 1973 में। अब इसमें लगभग 20 पॉइंट ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने रख दिए थे जिसमें कहा था कि ये संविधान में होना मस्ट है। संसद कितनी भी पावरफुल हो जाए, लेकिन ये लगभग जो 20 पॉइंट है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। वो 20 पॉइंट कौन कौन से हैं? उससे महत्वपूर्ण ये है कि जो भारत का लोकतंत्र है एक वो हो गया, और उसमें होगा संविधान की सर्वोच्चता बनी रहेगी, न्यायपालिका को शक्ति होगी कि संविधान संशोधन को वो देख सके। इस प्रकार से जो 20 पॉइंट हैं वो सारे रखे गए हैं। तो मैं आपको 20 पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देख पाइएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो मूल ढांचे का जो संरचना दी गई थी, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे रहेगी, भारतीय राजनीति सार्वभौम रहेगी, लोकतांत्रिक रहेगी, गणराज्य की प्रकृति रहेगी, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष टाइप का रहेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति के बीच विभाजन रहेगा, संविधान का संघीय स्वरूप रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल 20 पॉइंट में मूल ढांचे का जो स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि संसद मूल ढांचे के स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं करेगी, इसके अलावा जो बाकी संशोधन है वो कर सकती है। हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। हम लोग पहले प्रक्रिया देखते हैं कि संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाएगा, उसके बाद जो हम लोग उसका मेथड देख रहे हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो पहली प्रक्रिया जो सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी, तो संसद के किसी भी सदन में विधेयक को ला करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कि संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। चाहे आप लोग राज्यसभा में पहले प्रस्ताव ले आइए, वहां से पारित करवा लीजिए, उसके बाद लोकसभा में डाल करके प्रस्ताव लाइए, वहां से पारित करवा लीजिए, या पहले लोकसभा में स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में राज्यसभा में जा सकते हैं। तो संसद के ही सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, चाहे लोकसभा में लेके आओ, चाहे राज्यसभा में, किसी भी सदन से भी शुरुआत हो सकती है। दूसरा मैं बात करता हूँ, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, दोनों ला सकते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
मंत्री मतलब कि जो केंद्र में मंत्री हैं वैसे सदस्य भी इसके लिए प्रस्ताव ला सकते हैं, उनको हम लोग सरकारी सदस्य बोलते हैं। गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो संसद के सदस्य तो है लेकिन वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। देखो 545 की लगभग संख्या है लोकसभा की, तो उसका 15% 80 से 82 या 83 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। तो जितने भी मंत्री होंगे उनको संविधान की भाषा में सरकारी सदस्य कहते हैं। और 82-83 के अलावा 545 में 82-83 को माइनस कर देंगे तो जितने मेंबर बचेंगे उनको लोग गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। तो संसद के सरकारी सदस्य चाहे मंत्री हो या जो गैर सरकारी सदस्य या जो मंत्री ना हो वो भी विधेयक को ला सकते हैं संविधान के संशोधन के संबंधित। और इस विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति से पूछना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होता है और वो किसी स्पेशल सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि मैं धन विधेयक की बात करूंगा, धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल की अगर बात करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक है और वो हमेशा लोकसभा, एक ही सदन में, लोकसभा में ही लाया जाता है। तो आप लोग ये समझ में आ गया हो कि किसी भी सदन में ला सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ला सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट थर्ड जो पॉइंट है, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया है। मतलब ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल कौन सा, 108, इसको भी याद कर लीजिए। अलग अलग पारित करवाना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए लोकसभा में अपने संविधान संशोधन का बिल पारित करवाया, वो राज्यसभा में जाकर के अटक गया, वहां पे राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है या रोक रखा गया है, तो भी आप क्या करेंगे, ज्वाइंट सीटिंग नहीं कराएंगे। संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया है। संविधान में संशोधन करने के लिए आपको दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा। जो बहुमत वाला मैटर है मैं इस चैप्टर में मतलब इस बार बताऊंगा। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, ज्वाइंट सीटिंग संविधान संशोधन के लिए बिल्कुल नहीं रखी जाएगी। ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान यहाँ पे नहीं रखा गया है। लोकसभा से सेपरेटली और राज्यसभा से सेपरेटली दोनों को अलग अलग विधेयक को पारित करवाएंगे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के लिए साइन के लिए भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। संयुक्त बैठक नहीं होगी, प्रावधान नहीं है। तीसरा क्या, राष्ट्रपति सहमति देने के बाद लिए बाध्य है। राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। मतलब कि ऐसा कोई विधेयक जो संविधान में संशोधन से संबंधित है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अगर वो पारित हो गया है और राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए जाता है तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। मतलब राष्ट्रपति बिल को ना तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ना ही वो वापस भेज सकता है। तो राष्ट्रपति को इसके लिए बाध्य कर दिया गया संविधान में संशोधन करके कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति संविधान संशोधन के देना कंपलसरी है, वो वापस नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति वापस नहीं भेजेगा, ना तो इसको अस्वीकार करेगा ना तो रोक करके रखेगा, उसको तुरंत ही उस पर साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी तो स्वीकृति के बाद विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, जो विधेयक रहेगा वो अधिनियम बन जाएगा और संविधान में उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो ये तो प्रोसेस हो गई आपके संविधान में संशोधन की, ये पूरी प्रोसेस है। और मैं आगे बताता हूं दोस्तों कि दो खास बातें संविधान संशोधन से संबंधित। हमारे जो संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ना तो बहुत लचीला है ब्रिटेन के तरफ, ब्रिटेन का संविधान संशोधन बहुत ही आसानी से हो जाता है, और ना ही बहुत ही ज्यादा कठोर है। अमेरिका में काफी कठोर प्रावधान किए गए संविधान में संशोधन करने के लिए। संविधान में संशोधन की जो बिल होता है उसको फिर एक कमेटी को भेजा जाता है, फिर कमेटी रिपोर्ट देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसमें अपना निर्णय देती है। फिर जब राज्यों स्वीकृति करवानी रहती है तो 3/4 राज्यों से वहाँ पे स्वीकृति करवानी पड़ती है। तो काफी लंबा और कठिन प्रोसेस है। कहाँ से, यूएसए का, अमेरिका का, और ब्रिटेन का काफी लचीला है। तो हमारा जो संविधान संशोधन का प्रोसेस है ये मिक्स टाइप का है, ना तो बहुत लचीला है और ना ही कठोर है। ये जो सेंटेंस है भी आपको स्टेटमेंट में पूछा जाता है। और स्रोत देख लीजिए, जो स्रोत है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका देश से हमारे संविधान में ली गई थी। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बताता हूँ संविधान में जो संशोधन है वो 3 तरीकों से किया जाता है। 3 तरीके हैं कि संविधान में संशोधन करने के लिए। पहला तरीका यह है कि सब प्रकार देखते हैं, संविधान संशोधन के प्रकार में बात करता हूँ, तरीके या प्रकार की। तो पहला जो संशोधन है वो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है जो भी सदन चल रहा है, जिस भी सदन में विधेयक है, तो उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब 545 सदस्य है, जो 233 प्लस करेंगे आप लोग लोकसभा में। मान लीजिए 545 टोटल मेंबर हैं, तो अगर 273 से अधिक मेंबर आपके पक्ष में वोट देते हैं तो ये साधारण बहुमत होता है और इससे प्रस्ताव पारित करवा जाते हैं। तो बहुत सारे संविधान में ऐसे भी संशोधन है जो केवल साधारण बहुमत से ही पारित करवा लिए जा सकते हैं। और ये इस प्रकार का जो संशोधन होता है उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत
नहीं रखा जाता। यहाँ पे आप लोग देखिए, पहला है नए राज्यों का प्रवेश करना है या गठन करना है, दूसरा है नए राज्यों का निर्माण करना है, सीमा परिवर्तन करना है, ठीक है, विधान परिषद का निर्माण करना है, उसकी समाप्ति करना है, संसद में गण पूर्ति हो गया, ठीक है, दूसरी अनुसूची के जो विषय होगा उनमें कुछ चेंजेस करना है। इसी प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पे 18 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही संविधान संशोधन कर लिए जाते हैं, लेकिन उनको संविधान संशोधन के दायरे पे नहीं लाया जाता है, ठीक है। दूसरा, आप लोग पहले से आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे की तरफ बात करते हैं, बहुत सारे विधेयक है, लगभग इसको छोड़ करके मैक्सिमम जो संविधान में संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत के द्वारा होते हैं। विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत के लिए आपको पारित करवाना है कोई भी प्रस्ताव को, तो कुल सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही होगा, जिस प्रकार इसमें चाहिए होता है, तथा उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर 545 सदस्य हैं लोकसभा में, 273 प्लस ये तो बहुमत हो गया नॉर्मल, प्लस जो प्रेजेंट है, मान लो वहाँ पे 450 मेंबर प्रेजेंट है, तो इसका जब 2/3 आप लोग निकालेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 पंचे 15 शून्य, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये 300 जो है इससे अधिक है ना, तो मतलब तभी ये प्रस्ताव पारित होगा। अगर यहाँ पे अटेंडेंस कम हो जाएगी तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि 2/3 तो चाहिए ही चाहिए बहुमत, और जो मेंबर वहाँ पे आए हैं प्रेजेंट वोटिंग करने के लिए, उनका भी 2/3 बहुमत आपको चाहिए होगा, तभी विशेष बहुमत उसको कहा जाता है। तो बहुत सारे जो उपबंध है इसके अलावा और इसके अलावा वो सारे जो मैक्सिमम उपबंध है वो 2/3 बहुमत के द्वारा ही पारित करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों चीज समझ रहे होंगे। अब संविधान संशोधन का एक और प्रकार है, तीसरा प्रकार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा प्रकार ये कहता है कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत, मतलब ये वाला सेकेंड वाला कंडीशन फुलफिल कीजिए, और आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी आपको लेनी पड़ेगी। भारत में जैसे कि अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दीजिए, जो आधे राज्य हैं, मतलब 28 में से 14 राज्यों के विधानमंडल की आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और जो विधानमंडल होंगे वो साधारण बहुमत से कर सकते हैं। ये क्लॉज आप लोग याद रखिएगा, संसद से विशेष बहुमत से पारित करवाएंगे, और विधानमंडल जो राज्यों से आप स्वीकृति लेंगे तो साधारण बहुमत से ले लेंगे। और यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि राज्यों के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण यहाँ पे नहीं किया गया है। राज्यों की स्वीकृति लेने के लिए आप भेज देंगे तो वो कितना भी समय ले सकता है, और इसके लिए कोई क्लॉज नहीं है। जैसे कि अभी हाल ही में जीएसटी को पारित करवाया गया था, तो जीएसटी पारित विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा है उनसे भी स्वीकृति ली गई थी। तो इसमें कौन कौन से विधेयक, इसमें कौन कौन से संशोधन आते हैं दोस्तों? तो जब विधानमंडल की स्वीकृति लेना हो तो उसमें वो सभी प्रकार के संशोधन आएंगे जिनमें राज्यों का हित जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो गई, तो उसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी वोट डालते हैं। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का कोई चेंजेस करना है कि सिर्फ संसद के सदस्य ही डाल करके राष्ट्रपति बना ले, तो ऐसा नहीं है। तो आपको वो राज्यों से भी पूछना पड़ेगा कि राज्य भी उनका हित जुड़ा हुआ है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो विधानमंडल उनके लिए वोटिंग करती है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो गई। और जैसे कि कोई जीएसटी वगैरह भी हाल ही में पारित करवाया गया। इस प्रकार के बहुत सारे मैटर हैं जो राज्यों से पूछना पड़ता है, उनकी स्वीकृति लेना पड़ता है। और इवन खुद अनुच्छेद 318 स्वयं भी इसी के तहत आता है। अगर 318 जो प्रक्रिया पूरी बनी हुई है संविधान के संशोधन की, इसमें भी अगर कुछ परिवर्तन करना है इस प्रक्रिया में, तो भी आपको राज्यों के जो विधानमंडल है उससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों लिस्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो 7 ऐसी मुख्यतः लिस्ट है, नंबर है, जहाँ पर आपको विधानसभा से भी स्वीकृति या विधानमंडल स्वीकृति लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है, 7वीं अनुसूची संबंधित कोई विषय हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, 368 स्वयं जो भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी। तो इसके संबंधित अगर कोई चेंजेस करना है, आपको परिवर्तन करना है संविधान में, या 7वीं अनुसूची में राज्य के भी विषय हैं, संघ के भी विषय हैं, इनमें कुछ परिवर्तन करना है तो आपको राज्यों के विधानमंडल से भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो ये 3 टाइप के परिवर्तन हमारे संविधान में करे गए हैं। इनकी कुछ बाद में सिर्फ इतने ही जो परिवर्तन है और इसी प्रकार से हो जाता है। तो होप सो आपको ये जो पूरा मैटर है संविधान का संशोधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में
आ गई होंगी। एक बार जल्दी से मैं आपको लास्ट में रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोग का सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो संविधान का संशोधन कौन से भाग में दिया गया? भाग 20 में दिया गया। अनुच्छेद कौन सा इसके लिए? 368, 368। ठीक है, आगे देखिए, संसद के द्वारा, ना कि विधानमंडल के द्वारा, केवल संसद ही परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन, बढ़ाना, घटाना, चेंजेस करना और खत्म कर देना, ये सब कौन कर सकता है? केवल संसद करेगी। मूल ढांचे के सिद्धांत को छेड़छाड़ संसद नहीं कर सकती, उसके पास कितनी भी शक्ति रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, 1973 का मामला आया था ये, उसमें मूल ढांचे के सिद्धांत में संसद परिवर्तन नहीं करेगी। प्रक्रिया कैसी रहेगी? संसद के किसी भी सदन में विधेयक ला करके इसको शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। मंत्री विधेयक लाए या कोई गैर सरकारी सदस्य, मतलब जो मंत्री नहीं, वो भी विधेयक ला सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के लिए आवश्यक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, मतलब कि दोनों सदनों से अलग अलग पारित करवाना पड़ेगा संविधान संशोधन का कोई भी विधेयक अगर आता है तो। और राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति जो है उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं भेज सकते हैं, उसको रोक करके नहीं रख सकते हैं। मतलब कि जो वीटो पावर होती है राष्ट्रपति की, वीटो पावर 111 में आर्टिकल में, उसका यहाँ पे वीटो का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। ठीक है, और स्वीकृति देने के बाद जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाएगा, मतलब कि संविधान संशोधन मान लिया जाएगा। तो भारतीय संविधान ना तो लचीला है, ना तो बहुत कठोर है। और जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसका जो स्रोत है दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं: साधारण बहुमत के द्वारा, कुल सदस्यों के बहुमत से, जैसे गण पूर्ति हो गया, नया राज्य बनाना वगैरह सारी चीजें हो गई। इसको संविधान संशोधन के 368 आर्टिकल के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। विशेष बहुमत के द्वारा हो गया, मतलब कि कुल सदस्यों का बहुमत ये तो रहेगा, प्लस जो वोटिंग करने आए हैं उनका आपको 2/3, मतलब हर 3 में से 2 व्यक्ति उसके पक्ष में आपको वोट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट क्या है? विशेष बहुमत। और आधे राज्य के जो विधानमंडल है उनकी भी स्वीकृति चाहिए होगी। उनकी स्वीकृति कैसे चाहिए होगी? वो साधारण बहुमत से कर देंगे। जो वोटिंग करने वाले हैं उसका अगर 50+ आपको मिल जाता है तो साधारण बहुमत उसको मान लिया जाएगा। और अनुच्छेद 368 स्वयं, अगर इसमें भी कुछ परिवर्तन करने हैं तो ये भी इसी के अंतर्गत रहेगा। तो होप सो आपको संविधान संशोधन का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा दोस्तों। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसमें कुछ प्रश्न पूछने लायक आपसे आपके एग्जाम में बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।